नमस्कार, प्रश्नकाल में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश सुमन और मेरे साथी अरविंद कुमार सिंह। प्रश्नकाल में हम आपके सामने लेकर आते हैं राज्यसभा में पूछे गए अतारांकित सवालों को लेकर, और इनके जवाब सदन के पटल पे नहीं दिए जाते, इनके जवाब लिखित तौर पे दिए जाते हैं। तो अरविंद जी, आपके सामने जो मैं पहला सवाल लेकर आ रहा हूँ, ये ग्रामीण सड़कों के निर्माण से संबंधित है। सवाल पूछा है, बीजेपी के सांसद हैं GVL नरसिम्हा राव जी। बिल्कुल, क्या है जवाब? तो इसका जो जवाब है इसमें अखिलेश जी है कि 13-14 में 27,357 किलोमीटर के आसपास सड़क बनी थी और रोज़ जो है करीब 75 किलोमीटर पर डे सड़क बन रही थी, जो 17-18 में बढ़ के 48,719, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और रोज़ जो है करीब 133 किलोमीटर से ज़्यादा सड़क बन रही है। तो अभी का जो आंकड़ा है अखिलेश जी वो 31 जनवरी तक ही है, इसलिए क्योंकि अभी वित्तीय वर्ष समाप्त होगा तो थोड़ा और लग जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर के इससे ये साबित है कि जो रूरल कनेक्टिविटी की जो रफ्तार है वो तेज़ है। और इसमें पूरा जो दिया हुआ कि कुल कितनी सड़कें बनी, 15-16 में जो है 35,150 किलोमीटर के आसपास बनी है, 16-17 में जो है 47,446 किलोमीटर से अधिक सड़कें बनी हैं, और 17-18 में 48,719 किलोमीटर जो है ये ग्रामीण सड़कें बनी हैं, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी हैं। और इसमें बाकी आगे भी जो है कई जवाब में पूरा विस्तृत जवाब है इसमें अखिलेश जी दिया हुआ है कि इसके तहत जो है कुल राज्यवार कितनी सड़कों की लंबाई है। अगर किसी को दिलचस्पी हो तो वो सारे जवाब उसमें देख सकते हैं कि आज 19 तक कितनी सड़कें हैं, ग्रामीण बसावटें कितने % तक पहुंच गई हैं। तो मैं ये देख रहा हूँ कि ज़्यादातर जगहों पर 80% से ज़्यादा कनेक्टिविटी हो गई है, मतलब गाँव की सड़कें अधिकतर जुड़ गई हैं। अच्छा, जहाँ नहीं भी जुड़ी है वहाँ कोई ना कोई कनेक्टिविटी तो है ही है, वो पक्की सड़कें, अच्छी सड़कें जो है वो है। अच्छा, अब एक सवाल और भी है अखिलेश जी जो कनेक्टिविटी से है कि जो हमारा बॉर्डर एरिया में है उसके सड़क संपर्क में कैसे सुधार हो, ये बी मुरलीधरन जी का सवाल है। ये क्या है जवाब इसका? ये जवाब दरअसल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से पूछा गया है। सरकार ने जवाब दिया है, वो जवाब काफ़ी रोचक है। पहला तो यह है कि उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय ये जो मंत्रालय है वो बेसिकली राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए है। कई जगह बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन भी है जिनका अलग से अपना चलता है। तो ये राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और उनके जो मेंटेनेंस है उनके लिए मंत्रालय जो है उसके लिए उत्तरदायी है। और लेकिन उन्होंने कहा है कि जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति है, उन्होंने 5,35,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ 24 अक्टूबर 2017 को राष्ट्रीय राजमार्गों की एक प्रमुख कार्यक्रम भारतमाला परियोजना की को अनुमोदित किया है, चरण 1 का। और उस भारतमाला परियोजना के तहत 10,000 किलोमीटर के शेष सड़क कार्यों के साथ कुल 24,800 किलोमीटर लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्गों, जिसमें कि सीमा और अंतर्राष्ट्रीय संपर्कता समेत चरण 1 में विचार किया गया है। अच्छा, भारतमाला परियोजना कार्यक्रम के सीमा और अंतर्राष्ट्रीय संपर्कता घटक के तहत लगभग 1220 किलोमीटर समग्र लंबाई वाली सड़क परियोजनाओं को दिसंबर 2018 तक सौंप भी दिया गया है। अच्छा, तो इस मामले में क्या है कि सरकार बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से इतर भी जो भारतमाला परियोजना है, भारतमाला परियोजना के तहत जो सीमा के आसपास के सड़क है उनको भी बनाने की काम कर रही है, और उसके अलावा जो इंटरनेशनल कनेक्शन के जो रोड है उनको भी बनाने की काम कर रही है। लेकिन जो बिल्कुल सीमा वाले कुछ सड़क हैं जो जिसको कहे कि रणनीतिक रूप से काफ़ी अहम होते हैं, उनकी जिम्मेदारी ये जो हमारा मंत्रालय है वो मंत्रालय नहीं लेती। अब एक और सवाल दिल्ली मुंबई राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित है, लेकिन ये सड़क बनाने से नहीं बल्कि सड़क की दुर्घटनाओं से है। ये GC चंद्रशेखर का सवाल है, क्योंकि जब सड़कें बनेंगी तो कई बार अच्छी सड़कें बनती हैं तो दुर्घटनाएं भी होती हैं, काफ़ी तेज गति से गाड़ियां चलती हैं। ये तो इस मामले में क्या जवाब है? बिल्कुल, ये जो जवाब आया है इसमें कि देश में कुल कितनी मौतें हुई हैं, इसमें एक जो सवाल है उसका जवाब ये दिया है कि 1,46,133 मौतें जो है 2015 में हुई हैं। 1,46,133 मौतें। अच्छा, जो सड़क उपयोगकर्ताओं की मौतें हुई हैं, जो 2016 में 1,50,000 से ज़्यादा हो गई थी और 17 में घट गई हैं कुछ, -1.9% जो है घट गई।
ये 1,47,913 हो गई। तो इसमें घटाव हुआ, लेकिन एक चिंताजनक बात इसी में है अखिलेश जी, इन्हीं आंकड़ों में, कि जो 15 में 13,894 जो है पैदल यात्री मारे गए थे। बिल्कुल, पैदल यात्री जो मारे गए थे वो बढ़ करके 17 में 20,457 हो गए हैं। इसमें करीब 30% का इजाफा हुआ है। और आंकड़े अगर जो बता रहे हैं कि रोज़ जो है 2015 में 38 पैदल यात्री रोज़ मारे जा रहे थे, वो बढ़ के अब 56 हो गए हैं। यानी आज जो है सड़क दुर्घटनाओं में रोज़ 56 लोगों की मौतें हो रही हैं। ये अपने आप में किसकी मौतें हो रही, जो पैदल चलने वाले यात्री हैं, जो कोई मोटर बाइक नहीं चला रहे हैं, कुछ नहीं है, सड़क पर चल रहे हैं। तो ये बड़ा चिंताजनक बात है। और रिपोर्ट में ये बात को, मतलब इस जवाब में सरकार ने माना है कि ये बढ़ गई है, चिंताजनक है। और साथ ही साथ जो एक रिपोर्ट है अंतर्राष्ट्रीय सड़क मूल्यांकन कार्यक्रम की, वो उसका एक अध्ययन भी इसमें बताया, जो मुंबई हाईवे है, उसमें कई कुछ जो सुधार है, जहाँ ज़रूरतों वो है, उसका भी एक दिया हुआ है इसमें। अब अखिलेश जी, एक और सवाल है, राफेल को लेकर के बहुत सारा जो है, बहुत सारी बातें उठी हैं, और कोर्ट ने भी इसमें इंटरव्यू करके पूरी एक को दिखा दिया कि नहीं, ये एक सौदे में पारदर्शिता रही है। सवाल है शैलजा का, कुमारी शैलजा का, कि राफेल विमानों की जो कीमतें हैं उसमें वृद्धि हुई है, क्या है इसका जवाब? हाँ, निश्चित तौर पे कांग्रेस सांसद हैं कुमारी शैलजा, और जैसा कि आपको याद होगा कि 2018 का जो शीतकालीन सत्र था, वो पूरी तरह राफेल विवाद के मामले में ही काफ़ी बड़े तौर पे बाधित रहा, और चुनाव का मुद्दा भी बनाने की कोशिश कर रही है विपक्ष। तो ये इसी समय जब ये सवाल किया गया है, उनका सवाल ये है कि जो अनिवार्य प्रक्रियाएं हैं, जो मान्य प्रक्रियाएं हैं सौदों की खरीद, रक्षा सौदों में, उसमें क्या अनदेखी की गई है। और उसमें उन्होंने यह भी कहा है कि क्या कीमतों में 41.42% की वृद्धि हुई है राफेल में। अच्छा। और उसके बाद कीमतों में वृद्धि के कारण भी उन्होंने पूछे हैं। डिजाइन और विकास लागतों के ब्यौरे क्या हैं। तो ये उन्होंने काफ़ी लंबा चौड़ा सवाल पूछा है, सवाल है, बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने जवाब दिया है, ये भी काफ़ी रोचक है। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार और फ्रांस के बीच में जो 126 राफेल प्रदान करने संबंधी जो प्रस्ताव था, उसको अंतिम रूप नहीं दिया जा सका था पहले, और उसकी तुलना में उचित कीमत में बेहतर अनुरक्षण शर्तों के साथ, जो मेंटेनेंस की शर्तें हैं, उनके साथ 36 राफेल विमानों की को मंगाने पर हस्ताक्षर किया गया है। एकदम फ्लाई अवे कंडीशन में, जिसको बोलते हैं कि वहाँ से जहाज उड़ी और यहाँ आइए, उसके बाद काम करने लगी। तो उसमें कुछ यहाँ के कुछ नहीं करना है आपको। तो 36 को सीधे सीधे खरीदने की बात थी, तो उसके तहत खरीदने का प्रस्ताव पारित हो गया है, मतलब कि मंत्रिमंडल ने भी दे दी है, और किसी भी समय वो आ सकता है अगले साल के पहले तक। अब इसके तहत जो बेसिक जो राफेल विमान की यूनिट की कीमत थी, उस यूनिट की कीमत के हिसाब से कहते हैं कि 9% सस्ता था। इन्होंने अभी जो खरीद की गई है, इनका कहना है कि 9%, सरकार का कहना है कि बेसिक राफेल की जो कीमत लगाई गई थी उस समय पहले और अभी के हिसाब से 9% सस्ता है। लेकिन जो सरकार यह कहती है कि उसके अलावा हमने बहुत सारे कंपोनेंट लगाए हैं उस विमान में, तो उस कंपोनेंट के कारण जो विमान का जो पूरा मूल्य है, वह पूरा मूल्य बढ़ा हुआ नजर आता है। जो उन्होंने कहा था कि 41.42% की वृद्धि हो गई है पहले जो तय हुआ था। और सरकार का यह कहना है कि इस मामले में जितने प्रक्रियाएं हैं, उन सारी प्रक्रियाओं को पूरी तरह से पालन किया गया है। अब कीमतों में कोई वृद्धि नहीं हुई है, सरकार का कहना है कि, और कुल पैकेज कीमत सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा अनुमोदित की गई थी। तो मंत्रिमंडलीय समिति जो है वही अनुमोदित करती है रक्षा सौदे की खरीद को। तो इस हिसाब से कहें तो सरकार ने अपना कहा है कि हमारी तरफ से कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, और पहले जो विमान की खरीद की गई थी और अभी जो विमान की खरीद की गई है, बेसिक मूल्यों में हमने सस्ते दाम पे खरीदा है। और कंपोनेंट क्या क्या लगाए गए हैं, इसके बारे में सरकार ने पहले भी कहा है कि हम उन कंपोनेंट के बारे में नहीं बताएंगे, क्योंकि ये एक गोपनीयता होती है। जो रणनीतिक मामले होते हैं उसमें हम अपने विमान में क्या क्या लगाए हैं यह बताना उचित नहीं होता है। तो ये है मामला। अब अगला सवाल, रक्षा से हम गांव पे फिर आते हैं। पंचायती राज संबंधों के बारे में, संस्थाओं के बारे में है। राकेश सिन्हा का सवाल है, बीजेपी सांसद हैं। उन्होंने कहा है कि पंचायती राज संस्थाओं में
जो महिलाओं की उपस्थिति है वो उपस्थिति किस तरीके से है, किस तरीके से वो काम कर रही है, कितना प्रभावी हो रहा है, क्या जवाब है सरकार जी बिल्कुल, बड़ा दिलचस्प सवाल है अखिलेश जी इस मामले में कि हमारे सांसद जो है वो किस तरह की जानकारियाँ इकट्ठा करते हैं, ख़ास तौर पर जो ग्रास रूट लेवल पर जो इलेक्टेड बॉडीज़ हैं उनमें किस तरह का काम होता है। तो ये जो सवाल है, सवाल इस मायने में रोचक है अखिलेश जी कि इन्होंने पूछा है कि जनवरी 2019 तक पंचायती राज संस्थाओं में कितनी महिलाएं कार्यरत हैं, निर्वाचित हुई हैं, और साथ ही साथ उन्होंने पूछा है कि 25 से 40 और 40 से 60 और 60 से साल से ऊपर की जो आयु वर्ग है उनका क्या विवरण है। ये बड़ा रोचक है अपने आप में कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं वो एज वाइज वो कैसे हैं। तो सरकार ने ये कहा कि भाई एज वाइज तो विवरण नहीं है उनके पास, एज वाइज तो विवरण नहीं है सरकार के पास, लेकिन उन्होंने बताया है कि जो कुल राज्य हैं हमारे और केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ 13,67,640 के आसपास जो है, या फिर से रिपीट कर देना हो 13,67,639 ये जो है निर्वाचित महिला प्रतिनिधि हैं। और स्वाभाविक तौर पर हमें लग रहा है कि अखिलेश जी इसमें सबसे ज़्यादा 2,72,000 से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद जो है जो सबसे ज़्यादा आबादी वाले जिस तरह से निर्वाचन है उसी हिसाब से है। तो ये पूरा राज्यवार आंकड़ा दिया हुआ है इसमें। और ये चीज़ ज़रूर है अखिलेश जी, देखिए कि महिलाओं के भागीदारी बढ़ने के साथ ये बात आई है कि वो धीरे धीरे आपको आगे की जो फील्ड है, आप ब्लॉक प्रमुख से लेकर जिला पंचायत से लेकर के आगे जो है नगर निकायों में भी महिलाओं की संख्या बढ़ रही है, और धीरे धीरे विधायी निकायों में भी उनकी संख्या बढ़ाने की कोशिश जारी है। अब नीचे के लेवल पर एक नेतृत्व पैदा हो रहा है। इस सवाल का जो है यही है कि इतना विशाल बल है जो कि एक तंत्र को, ग्रामीण पंचायती तंत्र को मजबूत करने में लगा हुआ है जो। तो अरविंद जी, जिस तरीके से हम सवाल और जवाब लेकर आते हैं, अतारांकित सवाल हैं, और अतारांकित सवाल ऐसे हैं जो संसद की गतिविधियों का एक पृष्ठभूमि में जिसका अवलोकन किया जा सकता है कि ये सामने नहीं दिखता है, लेकिन पीछे अगर देखें, रिकॉर्ड में देखें तो एक बड़ी गड्डी होती है। और हम एक तरीके से कहें कि उन खजानों से कुछ सवाल लेकर जनता के सामने आ रहे हैं और उनके जवाब से उनको अवगत करा रहे हैं। ये काफ़ी सूचना के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसको संग्रहित किया जा सकता है। ये रिकॉर्ड है, पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक रिकॉर्ड है, शोध करने वाले लोगों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, आम जनता के लिए भी जानकारी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हम अपने प्रश्नकाल को लेकर आपके सामने आते रहेंगे। आज के प्रश्नकाल में बस इतना ही। नमस्कार।